दोस्तों, ये कहानी है भैया एक्सप्रेस। लिखा है अरुण प्रकाश जी ने। बिहार के एक छोटे से गांव से निकला 18 साल का रामदेव, जिसके कंधे पर फटे हुए झोले से कहीं ज्यादा भारी उसके परिवार की उम्मीदें हैं। वह पंजाब जा रहा है, उस पंजाब में जहां उस वक्त सन्नाटा भी चीखता था और हवाएं गोलियों की गूंज लेकर आती थी। वह अपने उस भाई को ढूंढने निकला है जो घर का कर्ज चुकाने गया था, लेकिन अचानक गायब हो गया। रामदेव और विसुनदेव की इस मर्म स्पर्शी दास्तान को अंत तक सुने, जहां एक बांसुरी की खामोशी हजारों अनकहे सवालों के जवाब दे जाती है। ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। दरवाजे से लटके रामदेव के लिए धूल भरी तेज हवा में आंख खुली रखना मुश्किल था। कब तक लटका रहेगा बंद दरवाजे पर? रामदेव ने दरवाजे पर जोर से थाप मारी। उसके कंधे से लटकता झोला गिरते गिरते बचा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वह संभलता हुआ अंदर घुसा और दरवाजा भिड़ाकर डिब्बे के गलियारे में गमछे से मूंगफली के छिलके और सिगरेट के टोंटों को हटाने लगा। दरवाजा खोलने वाले फौजी ने घृणा से मुंह बिचकाया, "है बहनचोद, मरने चले आते हैं। यह रिजर्वेशन का डब्बा है, तेरा रिजर्वेशन है?" रामदेव चुपचाप था। 18 साल का सांवला पतला रामदेव के लिए यह पहली लंबी यात्रा थी। अब तक उसने तिलरथ के अगले स्टेशन बरौनी तक ही रेल यात्रा की थी। रिजर्वेशन से उसका पाला ही नहीं पड़ा था। पहली दफा वह बिहार तो क्या, अपने जिले से भी बाहर न निकला था। अपने भाई विसुनदेव से उसने जरूर सुन रखा था कि पंजाब में जाने में क्या क्या परेशानी होती है। दिल्ली होकर पंजाब जाने में सुविधा होती है और आसाम मेल दिल्ली जाती है। बरौनी स्टेशन पर डिब्बे में लोग बोरे में सूखी मिर्च की तरह ठूंसे जाते थे। आखिर ट्रेन खुल गई तो जी में जी आया। सामने डिब्बा था, उसी में दौड़कर लटक गया था। "टिकट है?" रामदेव ने बड़े मुश्किल से बोला। "टिकट होने से क्या होता है, ये रिजर्वेशन का डब्बा है, समझा?" अब रामदेव क्या करे? चुप डरी आंखों से फौजी को देखता रहा। पुरानी बेडौल पैंट और हैंडलूम की बेरंग शर्ट, यही सब पहनकर रामदेव अपने मोहल्ले में ही आधुनिक होने का स्वांग कर सकता था। इस नई दुनिया में सारी चीजें अचंभे से भरी थी। कुर्ते और सलवार में लिपटी सामने के बर्थ पर लेटी औरत ने अंग्रेजी उपन्यास को आंखों के सामने से हटाया और उस फौजी से पूछा, "सिविल कंपार्टमेंट इज लाइक धर्मशाला, इज ही भैया?" "हाँ, लगता तो है।" फौजी भुनभुनाकर रामदेव की ओर मुखातिब हो गया। "तुमको कहाँ जाना?" उसने बोला, "पंजाब।" रामदेव को लगा कि वह यहाँ बैठा रहा तो इन बड़े लोगों की नजर में चढ़ा रहेगा। वह उठा और बाथरूम के सामने वाले गलियारे में अगौछा बिछाकर झोले का तकिया बनाकर लेट गया। ट्रेन में घुसने से लेकर पिछले एक सप्ताह तक के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। 10वीं का इम्तिहान खत्म होते ही माई पंजाब जाने आने के लिए पैसे का इंतजाम करने लगे थे। गांव का कोई आदमी मार काट की वजह से पंजाब जाकर उसके भैया विसुनदेव को ढूंढने को तैयार नहीं था। कई लोगों से मिन्नत करने के बाद माई रामदेव को ही पंजाब भेजने पर तैयार हो गई। पैसों की समस्या सांप की तरह फन काढ़े पुकार रही थी। पुश्तैनी पेशा अनाज भूनने में क्या रखा है? कंसार में अनाज भुनवाने लोग आते ही नहीं। मकई की रोटी असराफ लोग खाते नहीं। दाल इतनी महंगी है कि लोग चने की दाल बनवाएं कि कंसार में चना भुनवाकर सत्तू बनवाएं। उस पर इतनी मेहनत। गांव के बगीचों बांसवाड़ियों में सूखे पत्ते बटोर कर जमा करो, उन्हें जलाकर अनाज भूनकर पेट की आग ठंडी करो। किसी तरह एक शाम का भोजन जुट पाता। आखिर माई उपले थाप कर गुल बनाकर बेचने लगी थी। तब किसी तरह भोजन चलने लगा, लेकिन कोई काम आ पड़ता तो कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। इस बार भी पंडित जी ने ही पैसों की मदद की। भैया की शादी में कर्ज बढ़ा तो मुश्किल हो गई। मूल तो मूल, सूद सुरसा की भात चढ़ने लगा। फिर भैया को थाली लोटा कंबल बंसी लेकर कमाने पंजाब जाना पड़ा। वहां से वह पैसा भेजता तो माई सीधा पंडित जी को जाकर दे देती। कर्ज चुकने को ही था कि अचानक सब कुछ बंद। पंजाब में खून खराबे की खबर मिलती तो माई के साथ साथ रामदेव का भी दिल डूबता। माई पड़ोसी को ताने मारता, "इतना ही दुख था तो खून खराबे में बेटे को कमाने पंजाब का भेजा। अगर विसुनदेव पंजाब नहीं जाता तो ये सब
बेघर हो जाते। जनार्दन उनके घर की जमीन खरीदने की ताक में था। पंडित जी का तकाजा तेज हो रहा था। घर ही बचाने बसाने विष्णुदेव को पंजाब जाना पड़ा था। बहू आती तो कहाँ रहती, क्या खाती। नई जिंदगी की कोपल को माई कैसे मसलने देती। भरे मन से माई ने विष्णुदेव को पंजाब जाने दिया था। सब ठीक ठाक होने जा रहा था कि सब कुछ बंद हो गया। लेटे लेटे रामदेव ने कमीज की चोर जेब में हाथ डाला। जेब में रेलवे टिकट, भाई के पते वाला पोस्ट कार्ड और पैसों को छूकर उसे इत्मीनान ना हो आया। झोले का तकिया ठीक से जमा कर आंख बंद कर सोने की कोशिश की। ट्रेन की खटर पटर गलियारे में फैली बदबू थी ही। डर भी था और इतना था कि नींद में भी पंजाब से उथल पुथल थी। विष्णुदेव, ए विष्णुदेव, भैया पंजाब से पिछली दफा लौटा तो वहां के किस्से खूब सुनाता था। माई भी रोज रात उसे पंजाब के बारे में पूछती। कत्ते देर काम करे छे? 7 बजे भोर से 6 बजे सांझ तक, बीच में रोटी खाए के 1 घंटा। ऐसे ही माँ बेटा और विष्णुदेव बात करते रहते। विष्णुदेव का गौना सामने था। खर्चा जुटाने से उसे दूसरी बार भी पंजाब जाना पड़ा। अपने इलाके में न साल भर मजदूरी का उपाय और मजदूरी भी पंजाब से आधी। विष्णुदेव पंजाब से थोड़ा भविष्य लाने लगा था। रात में कोई गाड़ी पंजाब जाती नहीं। नियॉन लाइट से जगमगाती नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह समुद्र में खो जाएगा। भीड़, धक्का मुक्की, अजनबी लोग और इतनी रोशनी। उसने अपने सीने को कसकर दबा लिया ताकि टिकट, पैसा और पते वाला पोस्ट कार्ड कोई मार न ले। वह ठिठक गया, पता नहीं गेट किधर है। आखिर भीड़ में वह घुस गया। ओवरब्रिज पार करके स्टेशन के बाहर आ गया। बाहर टैक्सी, कार और 3 व्हीलर की कतारें। रात का समय कुछ स्वप्न लोक सा था, जैसा उसने हिंदी फिल्मों में देखा था। आसाम मेल रास्ते में ही 5 घंटे लेट हो गई थी। उसे मालूम था कि दिल्ली से ट्रेन या बस अमृतसर जाना पड़ेगा। वह मुसाफिर खाने की ओर बढ़ा। पंजाब जाने वाली गाड़ी के बारे में किससे पूछे? सब तो अफसर की तरह लग रहे थे। मुसाफिर खाने के एक कोने में कुछ साधारण मैले कुचैले कपड़ों में थकी बुझी आंखों वाले लोग टिन की बदरंग पेटियों के पास बैठे थे। उन्हीं की तरफ बढ़ा। उस सामने वाली खिड़की पर जाके पूछो। खिड़की पर कई लोग जमे थे। जब लोग हटे तो उसने बाबू से पूछा, बाबू अमृतसर वाली चली गई? हाँ। अब दूसरी गाड़ी कब आएगी? अब तो भैया कल जाएगी, ये तो बड़ा स्टेशन है। आजकल रात में कोई गाड़ी पंजाब नहीं जाती। वह मुड़ा तो बाबू भी अपने दोस्त से बात करने लगा। सारे हिंदुस्तान को पता है रात में कोई ट्रेन पंजाब नहीं जाती, फिर भी पूछ रहा। बाबू के दोस्त के स्वर में उपहास था। बिहारी भैया था। बाबू फिस से हंस पड़ा। जालंधर, लुधियाने, सारे पंजाब में ये लोग भरे हैं। अरे बिहार से आने वाली गाड़ी को पंजाब में भैया एक्सप्रेस कहते हैं। उस तरफ हर गाड़ी में ये लोग ठूसे रहेंगे। वहां इन्हें काम नहीं मिलता। काम मिलता है तो पंजाब थोड़े ही मरने जाते, भूखे थोड़ी ही रुकती है। इसलिए भैया एक्सप्रेस चलती रहेगी। सरकार की पटरी, सरकार की गाड़ी, सब है ही। घर पंजाब हो गया है। आजकल रामदेव के लिए बड़ा शब्द था। पिछले 4 महीने सोते जागते पहाड़ की तरह गुजरे। भैया कैसा होगा? पंजाब में बहा खून का हर कतरा, वहां चली हर गोली माई को लगती। रेडियो विष्णुदेव का हाल चाल थोड़े ही बोलेगा। माई फिर भी पंडित जी के यहाँ रेडियो सुनाती। वह भी चाय की दुकान पर अखबार पढ़ाता। रजिस्ट्री चिट्ठी लौट आई तो माई रात भर रोती रही। बेगूसराय जाकर उसी पते पर तार भिजवाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। माई मिन्नतें मांगती रही। पंडित जी के पंचांग से सगुन निकलवाती। रो धोकर ऊपर गुल बेचने फर्टिलाइजर टाउनशिप निकल जाती। इतनी मेहनत पर मौसी टोकती तो माई का एक ही जवाब होता, एगो बेटा पंजाब में ई रमुआ पढ़ ले, जे एकरा पंजाब नहीं जाए पड़े। भौजी के यहाँ अक्सर पूछवाया जाता, कोई खबर मिली? माई को लगता शादी टूट जाएगी। कोई कब तक जवान बेटी को घर बिठाए रहेगा। माई को लगता बेटे का पता नहीं, पतोहू छूट रही है। कोशिश करती कि किसी तरह बिखरते घर को आंचल में समेटे रहे। रमुआ से पुतोहू के बियाह के देवैया। माई से यह सुनते ही रामदेव शर्मा से काठ हो गया था। भौजी की सांवली निर्दोष बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा उसके सामने घूम गया था। अशराफ के घर में ऐसा होगा? शादी के बाद भैया पंजाब से लौट आया तो
माई पागल है। लेकिन माई ने हारना नहीं सीखा था। जो कुछ बचा था उसे छाती से चिपकाए रहना चाहती थी। एक चक्कर डाक बाबू के यहाँ लगा लेती, लोह में बेटे को पंजाब भेज दिया, अब काहे को रोज चिट्ठी के लिए पूछती हो। पोस्टमैन ने उसे झिड़क देता। माई का सूखा शरीर, पंडित जी की सोच, जनार्दन का मंसूबा, भाव जी की उदाई, भाई के जीवन का संशय, रोज की किचकिच और माई का रुदन। रामदेव को लगता घर पंजाब हो गया है। रात रात भर सो नहीं पाता, पढ़ता लिखता क्या खाक। बस एक चीज काबिज थी, पंजाब, खून की तरह जमा शहर। अमृतसर आते जाते बस में यात्रियों की बातचीत सुनते सुनते मन में ऐसा डर बैठ गया कि वह बस से भी डरने लगा। बस से उतरते उतरते फैसला ले ही लिया, जो भी हो, जैसे जैसे रात अमृतसर के बस अड्डे पर काट लेगा, लेकिन बस से अटारी नहीं जाएगा। 6:30 बजे शाम से ही बस अड्डे पर हड़बोंग मची थी। सबको ऐसी जल्दी थी कि जैसे बाढ़ में बांध टूट गया और सब जान बचाने के लिए भाग रहे। दुकानें फटाफट बंद हो रही थी। ठेले वाले अपनी दुकानें बढ़ा रहे थे। खाली बसों के ड्राइवर खलासी के पास ढाबों में जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। ढाबे के मालिकों को भी जल्दी थी, इसलिए उनके नौकर भी रेस के घोड़ों की तरह हाँफ रहे थे। सबको एक ही डर था, 7 बजे कर्फ्यू लगने वाला है। रामदेव ने मूंगफली वाले अक्षरशः अनुसरण किया, अपना सत्तू घोलकर पी गया और उसी के साथ लेट गया। फली वाला रांची का ईसाई आदिवासी था। 3 साल पहले घर से भाग कर यहाँ आया था। चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और सिर पर गमछे के मुरैठा से उसका सरदार होने का भ्रम होता था। हंसता तो चमकीले दांत मोतियों की तरह जगमगा उठते, निष्पाप आंखें छलछला आती। जेम्स अपने देश के रामदेव जैसे आदमी से मिलकर खुश हो गया था। दोनों गठरी की तरह कोने में दुबके थे। और भी बहुत गठरियां थी। गुमसुम कर्फ्यू लग चुका था। चादर की ओट में रामदेव ने झांक कर देखा, बाहर सब कुछ थमा था। इंजन की तरह दहाड़ता हुआ बस अड्डा लाश की तरह खामोश था। न पंछी, न हवा, न कोई पत्ता हरकत कर रहा था। चीख भी निकलती तो डर से बर्फ हो जाती। चलती गोली हवा में थम जाती। पृथ्वी का घूमना जैसे बंद हो गया था। सांसें बे आवाज चल रही थी। मच्छर थे कि गलीज में बेफिक्री से भिनभिना रहे थे। सन्नाटी में ही वर्दी वाले से भरी एक जीप गुजर गई। रामदेव को लगा कि गर्दन पर से कोई धारदार चाकू गुजर गया। इधर में ऐसा ही होता है। जेम्स फुसफुसाया, चुप, सो जाओ, पेशाब करने भी मत जाना। रामदेव सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर की थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी कि कोई 11 बजे बस अड्डे पर जैसे कहर टूट पड़ा। वर्दी वाले सबों की बोट की ठोकरों से जगा रहे थे। 50 सवाल, कहाँ से आए हो, क्या मतलब, डर से कोई हकलाया तो लात घुसे, बंदूकें से कुंदे से ठुकाई। 3 नौजवान सरदारों को घसीटते हुए ले गए। बिहार का नाम सुनकर वे आगे बढ़ गए थे। रामदेव फिर भी थर थर कांपता रहा। जेम्स फिर सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रामदेव के कानों में उन 3 जवानों की चीख जिद्दी मधुमक्खी की तरह भनभनाती रही। रफ्ता रफ्ता सब चीजों की आदत हो जाती है, सो धीरे धीरे शहर भी खून की तरह जम गया। आगे पाकिस्तान है। स्टेशन पर टिकट लेकर बैठा तो उसे इत्मीनान आया। उसने अपनी जेब से मुड़ा तोड़ा बदरंग पोस्ट कार्ड निकाला और पता पढ़ने लगा। विशुनदेव, इंदर सिंह का फार्म, गांव रानी के, भाया अटारी, जिला अमृतसर। पढ़कर उसने बैठे बुजुर्ग सरदार की ओर बढ़ा दिया ताकि वे रानी के जाने का रास्ता बता दें। सरदार जी ने अफसोस में सिर हिलाया, कहने लगे, मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता, सारी उम्र उर्दू पढ़ी है, बस हिंदी समझ लेता हूँ। बता क्या है? मुझे रानी के अटारी गांव जाना है, अनजान आदमी हूँ, बिहार से आया हूँ। रामदेव का संकोच सरदार जी की आत्मीयता से घुल गया और उसने पूरा पता पढ़ लिया। संतोष सिंह वाला रानी के, अगे अटारी स्टेशन आऊंगा तो थे उतर जाना। बाहर टांगे वाले ने पूछ लई, तू तो मुंडा खुंडा है, पजदा पजदा 2 मील चला जाएगा। अच्छा सुन, अंबरसर दे बाहर बुर्जा वलियां दी बस जान दी, तू सीधा रानी के उतर जाना। रामदेव इतना ही समझ पाया कि अटारी स्टेशन से 2 मील पर रानी के गांव है। गांव के बाहर संतोष सिंह की 2 मंजिला कोठी है। उसके सामने इंदर सिंह का फार्म है। रानी के भाई को खोजने आया। तेरे मूछे भी नहीं फूटे हैं पुत्र, हिम्मत ही इंसान का नाम। गाड़ी रुकते ही अच्छा कहकर बुजुर्ग उतर गए। रामदेव उन्हें जाते खिड़की से देखता रहा।
गाड़ी खिसकी तो टिकट चेकर सामने था। टिकट? चेकर ने यांत्रिक लहजे में पूछा। अटारी स्टेशन कितना है? रामदेव टिकट थमाते हुए पूछ बैठा। पहली बार आया है? अगला स्टेशन है, उत्थे उतर जाना है, आगे पाकिस्तान है। चेकर टिकट पंच कर आगे बढ़ गया। रामदेव सन्न, कहाँ आ गया पाकिस्तान? सवेरे देखेंगे। गाड़ी रुक गई। उतर कर स्टेशन की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते ही तांगे वाले से उससे पूछा, पाकिस्तान गाड़ी है जी? टाइम तो उसी का है। उसने भी पलट कर पूछ लिया। रानी के गांव कौन सी सड़क जाती है? सीधी सड़क, आगे भी पूछ लड़ा। सूरज सर पर चढ़ गया था। तेज चलने की वजह से वह पसीने पसीने हो रहा था, पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी ने उसे बेफिक्र कर दिया था। सड़क के किनारे गेहूं के कटे नंगे खेत थे। उसके गांव की तरह थोड़ा तिरछा औधा साफ आसमान था। हवा सोई हुई थी। गर्म बगुले सीधा उड़ते हुए और सूखे पत्ते धूल को ले उड़ते। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई राह नहीं थी। चारों तरफ तापमान का राज था। रामदेव का ध्यान भाई विसुन देव की तरफ था। रोज रोज की कर्फ्यू में चिट्ठी कैसे पहुंचती? भैया भी चिट्ठी का इंतजार करता होगा। भैया उसे देखते ही लिपट जाएगा। वह भी आंसू नहीं रोक सकेगा। भैया तिल का लड्डू देखते ही खिल जाएगा। लेकिन भैया उससे पहले खाने पीने को पूछेगा। भैया घुमा फिरा कर फौजी के बारे में भी पूछेगा। वह भाई से जनार्दन से बदला लेने के लिए जरूर कहेगा। उसे सामने सड़क के किनारे 2 मंजिला मकान दिख गया। एक सरदार जी आगे आगे जा रहे थे। उसने अपनी चाल तेज कर ली। भाई साहब, इंदर सिंह का फार्म किधर है? उसने पास पहुंचकर पूछा। किसनु मिलना है? तो आया कित्थों? सरदार जी ने खुलासा ही पूछ लिया, पर रामदेव की समझ में ठीक से ना आया। विसुनदेव बिहारी। रामदेव अटपटाकर बोला, बात तो पहले पैंदी नहीं। चल सरपंच स्वरूप को चल, उत्थे जाके गल कर। सरदार जी ने उसे पीछे पीछे आनकर इशारा किया। परेशान रामदेव उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। कुछ दूर जाकर पुरानी ईंटों वाले महल नुमा घर के सामने जाकर दोनों रुक गए। रास्ते में सरदार जी ने उसका नाम पूछ लिया। अपना नाम भी बता दिया, कृपाल सिंह। सरपंच जी इधर आओ, एक परदेसी बंदा आया। कुर्ता पजामा पहने एक लंबा तगड़ा गोरा चिट्टा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की नुकीले काली पूंछें सज रही थी। कृपाल सिंह को देखकर मुस्कुराया, हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। कृपल्या, ये बंदा कोनी, इनु कित्थे फड़ के लाया? सरपंच जी, मैं कित्थों लेके आऊंगा? ये बंदा किसी दी खोज विच आया से। हिंदी बोला सी, तुसी समझ लो, गल बात कर लो। सरपंच स्वरूप रामदेव की ओर मुड़ा, उसे गहरी नजरों से देखा। क्या बात है? मेरा भाई विसुन देव इंदर सिंह के फार्म पर काम करता है। बहुत दूर बिहार से आया हूँ। ये चिट्ठी है। रामदेव ने कार्ड सरपंच स्वरूप के हाथ में थमा दिया। सरपंच स्वरूप ने पोस्ट कार्ड उलट पुलट कर पढ़ा और रामदेव को वापस थमाते हुए बोला, पता तो ठीक है, इतनी दूर ले आई। अरे याद आया सी, एक बिहारी मुंडा इंदर दे फार्म दे देखा सी। चल तुझे इंदर सिंह के फार्म पे ले चलता हूं। रामदेव उसके पीछे चला। कृपाल सिंह अच्छा कहकर अपनी राह चला गया। तेज धूप में चलते दोनों पास ही इंदर सिंह के फार्म पर पहुंचे। सत श्री अकाल जी, एक महिला ने शालीनता से बोला। सरपंच ने सिर हिलाया। सत श्री अकाल। इंदर सिंह कहाँ गया? वो तो कल सवेरे आएंगे जी, अम्बरसर में कुछ काम था। यह मुंडा अपने भाई से मिलने आया है। इसका भाई तेरे फार्म का काम करता है। क्या नाम बताया? विसुनदेव। रामदेव ने साफ साफ लहजे में कहा। उसके चेहरे में उत्सुकता का लावा जैसे फूट पड़ना चाहता था। महिला ने उसे गौर से देखा। विसुनदेव, इस नाम का एक भैया तो था जी। 3 महीने पहले कपूरथले लौट गया। पिछले साल उसे हम अपने मामा जी के पास से ले आए थे। इस साल भी बिहार से आया, पर बोलता था दिल नहीं लगता। 3 महीने पहले कपूरथले लौट गया। सरपंच स्वरूप ने रामदेव की ओर देखा। उसे लगा कि अब रामदेव रो देगा। देख मंजीत कौर, सरपंच स्वरूप ने आजीजी से बोला, लड़का बिहार से आया है, परेशान है। इसके पास तेरा ही पता है। सरदार जी के आने पर बात कर लेना जी, ज्यादा वही बतलाएंगे। कहकर मंजीत कौर मुड़ गई। चल मुंडा, मेरे यहाँ रोटी पानी कर लेना, सवेरे देखेंगे बांसुरी क्या बोलती है। रात धमक आई थी। दालान में कृपाल सिंह और सरपंच स्वरूप बातें कर रहे थे।
घूम फिर कर बात पंजाब की हालत पर ही चलती। अखबार रेडियो के हवाले अफवाहों का विश्लेषण चल रहा था। दालान के किनारे वाले तख्त पर चादर से मुंह ढके लेटा रामदेव विसुनदेव का चेहरा बार बार कौंध रहा था। उसे रह रह कर रुलाई आ रही थी। सरदारनी पहले तो अच्छे से बोली, पर विसुनदेव का जिक्र आते ही साफ मुकर गई। सरदार जी से बात कर लेना। अगर विसुनदेव 3 महीने पहले कपूरथले चला गया था तो वहां से चिट्ठी जरूर लिखता। जेल में भी होता तो वहां से भी लिखता। 200 रुपए में वो अपने भाई को कहां कहां खोज पाएगा। कहीं भैया। आखिर रुलाई फूट पड़ी। हिचकिया, नाक से बहते पानी और खांसी ने भेद खोल दिया। कृपाल सिंह लपका और रामदेव को झकझोर कर पूछने लगा, ए मुंडा, सरपंच जी देखो। सरपंच स्वरूप हाँफ गया। वह उठकर रामदेव के पास आया और दिलासा देने लगा, देख भाई, कल इंदर सिंह से साफ साफ तेरे भाई का पता पूछ लेंगे। रुपए पैसे की जरूरत हुई तो भी दे देंगे। तू कपूरथले जाकर भाई से मिल लेना। क्यों कृपाल सिंह? हाँ जी, मुंडे ने जरूर मदद करनी चाहिए। कब रात गुजर गई सोचते सोचते रामदेव को पता ही नहीं चला। सरपंच स्वरूप को देखते ही इंदर सिंह चिल्लाया, आओ महाराज। मंजीत कौर कह रही थी उस बिहारी मुंडे के बारे में। मैं अमृतसर चला गया था। दोनों पुत्रों पर दिल लगा रहता है। रात जाकर टेलीफोन से बात हुई, जी को चैन आया। सवेरे वहां से चला, बस समझो अभी ही आ रहा हूं। मैं भी मूर्ख, चलो अंदर बैठते हैं। कुछ चाय साय भिजवाना, कहकर इंदर सिंह शुरू हो गए। हाँ जी, लड़का बड़ा भला था। पिछले साल भी मेरे पास था। इस साल आया तो उखड़ा उखड़ा रहता था, दिल नहीं लगता था, टिक नहीं पाया, चल दिया। कपूरथले मंजीत के मामा के यहाँ गया होगा, ऐसा ही बोल रहा था। 2 महीने हो गए। अब आप कहो तो इस मुंडे को खर्चा पानी दे दूं? इंदर सिंह की वाचालता से सरपंच स्वरूप शक में पड़ गए। कल मंजीत कौर कर रही थी, लड़के को 3 महीने हो गए, यह कहता है 2 महीने हुए, और खर्चा पानी क्यों देना चाहता है? इंदर सिंह, लड़का जिंदा है या नहीं? सरपंच ने सधी आवाज में पूछा। इंदर सिंह के चेहरे पर जैसे स्याही बद गई। रामदेव का जी धक। इंदर सिंह जबरन अपने चेहरे पर काइयां मुस्कुराहट लाता बोला, मरने की बात कहां से आ गई जी? लड़का जरूर जिंदा होगा जी। कपूरथले होगा या और कहीं चला गया होगा। भैया लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ काम किया कल वहां। सरपंच स्वरूप के पीछे खड़ा रामदेव सिसकियां लेने लगा। मंजीत कौर चाय की ट्रे लेकर कमरे में घुसी। रामदेव को रोता देखकर पल भर के लिए ठिठक गई। मंजीत कौर ने गहरी नजरों से पति को देखा और उसके होंठ भींच गए। यंत्रवत ट्रे को सेंटर टेबल पर रख तेजी से मुड़कर अंदर चली गई। सरपंच को साफ लगा कि इंदर सिंह झूठ बोल रहा है, मंजीत भी छिपा रही है। ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? विसुनदेव जिंदा नहीं। सरपंच की आत्मा पर ठक से हथौड़े जैसे चोट लगी। वह गुस्से से तिलमिला उठा। साफ बता इंदर सिंह, विसुनदेव जिंदा है या मर गया? नहीं तो उसका पता दे। कह तो दिया वो यहाँ से चला गया है, जिंदा ही होगा। इस लड़के पर रहम कर। इतनी दूर से आया, झूठ बोलने से क्या फायदा? ओए स्वरूपे, तू मुझे झूठा कहेगा? इंदर सिंह भड़क गया। सरपंच से हार गया तब भी अकड़ नहीं गई? तू होता कौन है जो मुझसे पूछने चला है? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। बड़ा आया है लड़के की तरफदारी करने वाला। स्वरूप अवाक रह गया। रामदेव बुक्का मारकर रो पड़ा। अचानक रामदेव उठा और इंदर सिंह के पांव पर गिर पड़ा। मालिक। रोता रामदेव चीखने लगा, बता दीजिए मालिक, मेरा भाई कहाँ है? बहुत उपकार होगा। बता दीजिए मालिक, बता दीजिए। तू पत्थर है इंदर सिंह? सरपंच स्वरूप घृणा से उफान उठा। लंबा चौड़ा फार्म, इतना पैसा, पर इंसानियत जरा भी नहीं। परदेसी की तू मदद नहीं कर सकता? खैर चल मुंडे। सरपंच स्वरूप उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर रामदेव को झकझोर कर उठाया। भाई साहब रुकना। अंदर से मंजीत कौर की तेज आवाज आई। दरवाजे से ही मंजीत कौर ने एक झोला सरपंच के गांव के पास फेंका। उफनती मंजीत कौर पर जैसे दवरा पड़ गया। ये विसुनदेव का सामान, वो दुनिया में नहीं। कहते कहते मंजीत कौर फूट फूट कर रोने लगी। हिचकियों के बीच उसने कहा, मुझसे बोल कर गया था कि अमृतसर से घर वालों के लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ। देश जाना। अमृतसर से लौट कर आता तो यहाँ से पैसे लेकर जाता। 3 बजे दिन में गया, बस बिगड़ने से शाम हो गई। छड़हट्टा के पास रोककर मार काट हुई। उसी में गूंगे रामदेव की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। सरपंच स्वरूप मंजीत कौर की बात सुनकर स्तब्ध था।
और अपराधी की तरह इंदर सिंह की आंखें फर्श में गड़ी हुई थी। मैं भी 3 दिन तक रोते रही। मेरे भी बेटे हैं। ये फंस जाने के डर से बात छिपा रहे थे। कल रात भर हम दोनों झगड़ते रहे। छिपाना क्या है, वह भी किसी का बेटा है, भाई है। कल मैं झूठ बोली। हमें माफ करो सरपंच जी। मंजीत कौर के अंदर बैठी मां ने उफान मारा। उसने आगे बढ़कर रामदेव को छाती से लगा लिया। अपनी ओढ़नी से उसके आंसू पोंछने लगी। बीच में पड़े विष्णु देव के झोले से उसकी बांसुरी झांक रही थी। सब चुप थे। आंसू की तरह बांसुरी भी जैसे कुछ बोल रही थी। बांसुरी क्या बोल रही थी कोई समझ नहीं पाया। तो यहाँ कब तक भुगतता रहेगा। देर तक उस दिन नहर के किनारे बैठा रहा। नहर का कल कल पानी, आजाद हवा, सब बेकार। सरपंच के घर के तरफ चल पड़ा। कल उसे रुपए मिल जाएंगे 2000। सरपंच साहब उसे अमृतसर में दिल्ली वाली बस में बिठा देंगे। अमृतसर के लिए आज उनको याद दिला देनी चाहिए। वह सोचता आगे बढ़ जा रहा था कि फौज की 3 जीपें गुजरी। लाउड स्पीकर से पंजाब में कुछ घोषणा की जा रही थी। थोड़ी दूर और गया कि तीनों जीपें गुजरी। रामदेव घबरा गया। जल्दी जल्दी सरपंच के घर की ओर बढ़ने लगा। सरपंच के घर के पास पहुंचकर वह हाँफ रहा था। सरपंच साहब, पाकिस्तानी फौज घुसा है क्या? अरे नहीं काका। सरपंच स्वरूप ने लंबी सांस ली। अपनी फौज है। यह बहुत बुरा हुआ। क्यों? रामदेव ने हौले से पूछा। तुम क्या समझो? हम बॉर्डर के लोग समझते हैं फौज आती है जाती है, पर जो खलिश छोड़ जाती है उसका कोई इलाज नहीं। चल इंदर सिंह के पास चलते हैं। फंसे रामदेव के लिए कोई उपाय नहीं था। टीवी पर जालंधर लाहौर की खबरें सुनते देखते रहो। कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है। पूरे पंजाब को जैसे सुनबहरी हो गया हो। वाघा अटारी जैसे फौजी छावनी बनी थी। घरों में चीख डर से दुबकी पड़ी थी। हवा की भी तलाशी ली जा रही थी। घृणा के अंधड़ में मौन ही पत्तियों की भाषा थी। परिंदे की तरह अफवाहें उड़ती। मौत की खबर चीख भी नहीं बन सकती थी। लोग कबूतरों की तरह दुबके रहते। रात भी जगी रहती। हरी वर्दी में लोग सन्नाटे को कुचलते रहते। तलाशियों ने मालकिन को तोड़ दिया था। इंदर सिंह टीवी के पास बैठे रहते। बीच बीच में रेडियो की खबरें सुनते रहते। रामदेव रसोई में जाकर मालकिन की मदद कर देता। रोना एक सिलसिला बन गया था। सरपंच जी ढाढ़स देने आए। कृपाल का भाई अमृतसर में सेवादार था। कृपाल सब्र कर सकता है। दिल्ली में सब ठीक ठाक है। आखिर राजधानी है। तू नाहक परेशान है। मंजीत कौर, हिम्मत रख। कैसे चुप हो जाऊं? एक फूल टूटता है तो हरा पत्ता रोता है। उस पार के गोले दगते थे तो हमारे में जोश आता था। अब तो इधर से भी कोई इस बार उन्हें बेटों की तरह कलेजे में क्यों नहीं लगता। जिनको देख हिम्मत होती थी वही हमें डराते हैं। अब तो बस वाहे गुरु का आसरा है। रामदेव को रोती कलपति मंजीत कौर माई की तरह लगी। दिल्ली में बसे उनके दोनों बेटों का क्या हुआ होगा। तूफान की तरह गुजरे हुए दिन। 12 दिन बाद कर्फ्यू खुला तो आशंका की तेज बयार थी। किसका कौन मरा, कहाँ चला गया। आखिर इंदर सिंह ने कहा अमृतसर जाना है तो यहाँ कब तक भुगतता रहेगा। सफर तमाम नहीं। मलबे के शहर अमृतसर में आतंक का तना हुआ छाता था। आंखों के दिए बुझे बुझे थे। मरघट सा सन्नाटा था। बस की आरामदेह सीट पर बैठा रामदेव खिड़की से चेहरा सटाए देख रहा था। इंदर और सरपंच स्वरूप नीचे खड़े थे। हचके के साथ बस आगे बढ़ी। रामदेव ने झट हाथ जोड़ लिए। उनके ओझल होते ही उसने लंबी सांस ली। आंखें बंद करके जैसे माई सामने खड़ी हो। वो झूठ बोलना चाहता है। भैया का पता नहीं चला, पर 2000 रुपया का क्या करेगा। गोद में पड़ा विष्णुदेव का झोला भारी लगने लगा। बांसुरी झोले से बाहर झांक रही थी। विष्णुदेव का चेहरा उसके सामने घूम गया। अचानक उसका माथा घूमने लगा। आंसुओं में तब मंजीत कौर का चेहरा, कृपाल सिंह, इंदर सिंह का झुर्रियों की तरह लटकता चेहरा सामने आता और ओझल हो जाता। फिर दहाड़ मोड़कर रोती माई, बिस्तर के मुंह देखकर रोती भौजी। उसे जोर से कपकपी आई। रोम रोम खरखरा उठा। नहीं, वह धीरे से बुदबुदाया। आगे की सीट का हैंडल उसने मजबूती से पकड़ा। गुर्राती बस आगे बढ़ती। आगे बढ़ना ही था। भैया एक्सप्रेस का सफर तमाम नहीं हुआ था।
दोस्तों, इस कहानी का नाम था भैया एक्सप्रेस। लिखा था अरुण प्रकाश जी ने। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार। जय राम।